नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। चलिए, जो हमारे आरएएस प्रीलिम्स 2013 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसकी एक वीडियो के अंदर हमने सॉल्यूशन कर लिए थे आपके 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 110 तक। 31 से 110 तक उसके अंदर कर लिए थे। आज बचे हुए क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए आ जाइए सभी का, बिल्कुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आवाज़ नहीं आ रही पीछे? चलिए, इनको भी आवाज़ आ जाएगी। फटाफट पढ़ा था कल घर पे? बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। तो चलें शुरुआत करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको सबको नमस्कार। अच्छा, एक बिल्कुल बोल देंगे अभी। कौन सा वाला? कि बाबू इस वर्ष भी रह लो कुमारी, क्योंकि नहीं बन पाया ग्राम विकास अधिकारी या पटवारी। पर उससे कह देना कि इस वर्ष 2024-25 में बन के आऊँगा मैं आरएएस अधिकारी और हिला दूंगा मैं तेरे ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी को। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 111 के साथ में। आप सभी जुड़ जाएं बिल्कुल और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, ये हमको फाउंड आउट करना है। बिल्कुल सभी के सभी। एक मिनट में आवाज और चेक करवा। हेलो, आ रही है? आ रही है अब तो? ठीक, वेरी गुड। फुलवाड़ी की नाल। फुलवाड़ी की नाल आपको पता होगा कि सुंदा माता, फुलवाड़ी की नाल आपको उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। टाड़गढ़ राबली आपको अजमेर और आपका राबली, पाली और राजसमंद में देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? रा से राजसमंद, ली से ली, राजसमंद और पाली। ठीक है ना, आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। कैला देवी करौली के अंदर। और मैं बात कर लूँ थोड़ा सा वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर, कितने हैं? 27। ठीक है, और राष्ट्रीय वाले कितने हैं? 3। इनकी बात करूं, सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और सबसे छोटा कौन सा है? सरिस्का है। कौन सा है? सरिस्का है। सरिस्का है कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? कैबलादेव वाला। ठीक है ना, तो चलिए करें शुरुआत। कौन सा होगा इसमें आंसर सही? देखिए, फुलवाड़ी की नाल है, टाड़गढ़ रावली है, कैला देवी है, लेकिन सुंदा माता ये जालौर में है। और यहाँ पर हमें फर्स्ट रोपवे देखने को मिलता है। क्या मिलता है? फर्स्ट रोपवे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहद ही प्यारा क्वेश्चन सेकंड आपका। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स का उद्योग कहाँ स्थापित है, आपको बताना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का कहाँ पर है? सांवर के अंदर, जो 8.60% नमक उत्पादन करता है भारत का। और राजस्थान की बात करें तो कितना करता है ये? 70 से 80%। ठीक है, आगे बात करूं मैं, आजकल इसको अलग जिला बना दिया डीडवाना को। और पंचबंदरा के अंदर आपको रिफाइनरी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपका लूणकरण सेट बीकानेर के अंदर है। और राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क का उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? डीडवाना के अंदर। अब याद रखना, डीडवाना नागौर में नहीं आएगा, डीडवाना ही रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है आपका ये 113। क्या है? 113। 113 क्या कहता है? 113 के बारे में बताइए, क्या कह रहा है? बिल्कुल, जब तक मैं इनकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ कि सर कुछ सुना दीजिए, जिंदगी में थोड़ी बोरियत सी फील हो रही है ऐसा क्यों करते हो तुम बोरियत फील करने के लिए? नहीं करते ही क्या हो? चलिए ठीक है, मैं सुना देता हूँ। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संभलता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संभलता। दुनिया का जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। कि हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, लेकिन गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ
खा लेते हैं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। बता दीजिए फटाफट से। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम करती है। अरावली श्रृंखला जल विभाजक रेखा का काम करती है नहीं करती है, आप खुद बताओगे। और मैं प्रॉपरली रीजन की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अर्ध शुष्क में 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर, यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस वाले रीजन्स में 80 से 120 सेंटीमीटर। आप बता दीजिए कि अरावली है वो क्या है, जल विभाजक रेखा काम करती है, बिल्कुल करती है। यहाँ से आपको 50 सेंटीमीटर है जो राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। वापस देखें, आपका पश्चिम में मरुस्थल है, और मरुस्थल को सर्वाधिक आगे बढ़ाने में जो काम कर रहे हैं वो बरखान बालू का स्तूप है, और रेगिस्तान का आगे बढ़ना है क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। लेकिन अरावली की वजह से ये पूर्व दिशा में नहीं आ पाते। क्या नहीं होता, अरावली की वजह से पूर्व दिशा की ओर नहीं आ पाते। ये कथन दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का कोई संबंध नहीं है कि भाई कौन सा कारण है। एक तरफ मरुस्थल दे रखा है, एक तरफ वर्षा दे रखी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कथन दोनों सत्य है, पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मरुस्थल अरावली के बारे में बात करूं, इसे कि राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, धात्विक खनिजों की जननी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर धात्विक खनिज अधिक मात्रा के अंदर निकलते हैं, ठीक है ना। किसके अंदर, अरावली के अंदर। अरावली जल विभाजक का काम भी करती है और मरुस्थल के प्रसार को भी रोकती है। आदिवासियों की शरण स्थली के रूप में जानी जाती है। ये खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान की बात करूं तो आबू सिरोही से लेकर के कहां तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। राजस्थान में इसकी दूरी है 550 किलोमीटर, और जबकि टोटल लेंथ है 692 किलोमीटर। उस हिसाब से अगर राजस्थान में प्रतिशत देखा जाए तो कितना है, 80% ये अपने पास में रखती है। इसका क्षेत्रफल की बात करूं 9% है, और जनसंख्या निवास करती है 10%, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अरावली को लेकर के। चलिए नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। ये कॉन्सेप्टल जो कॉन्सेप्ट से क्लियर होते हैं क्वेश्चन वो है कि राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मैं जब तक आपको थोड़ा सा राजस्थान बता दूं कि वास्तव में ऐसा होता क्या है। दक्षिण, उसने क्या कहा है, दक्षिण से दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये उत्तर, ये हमारा दक्षिण पूर्व। अब देखना समझना, आज तक नहीं समझे हो तो भी समझ जाओगे। राजस्थान में जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, कौन सा आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो ये यहाँ से तो अरावली की इधर वाली बेल्ट से तो क्या होता है, ये सीधा निकल जाता है। क्या होता है, सीधा निकल जाता है। लेकिन इस वाले रीजन्स में क्या होता है, ये अरावली से टकराता है। क्या करता है, अरावली से टकराता है, और इस वाले क्षेत्र में वर्षा करता है। क्या करता है, वर्षा। और जबकि यहाँ से है ये मानसून क्या हो रहा है, सीधा निकल रहा है। तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम देखने को मिलती है, इस वाले में अधिक बात देखने को मिलती है। ये तो थी दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर के बात। 1 जून से प्रारंभ हो जाता है भारत के अंदर, और 25 जून तक हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किसको लेकर के, कि वर्षा की मात्रा को। वर्षा की मात्रा को लेकर हमने अभी चर्चाएं भी कर ली, पर फिर भी देख लेते हैं। इस वाले रीजन्स में हमें देखने को मिलती है 80 से 120 सेंटीमीटर, और इस वाले में देखने को मिलती है 0 से 20 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसके बाद में 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर आएगी आपकी अरावली, अरावली में 60, और इधर 80 से 60 से 80, 60 से 80 सेंटीमीटर। अब मुझे आप बताइए, उसने कहा है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। बिल्कुल घटती है। यहाँ पर 120 और कितनी की ओर चल रही है, 0 की ओर चल रही है। चलिए पहला फैक्ट क्लियर है अपना। तो राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी में घटती जाती है। तो ये कथन तो क्या है, सत्य है। अब आगे आपको बताना है कि मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल 2 हिस्से होता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। लेकिन राजस्थान के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अरब सागरीय शाखा है। जबकि हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा करने का काम कौन करती है, वो करती है आपकी बंगाल की खाड़ी। क्योंकि बंगाल रीजन से जैसे ही पानी आता है या मानसून आता है
तो क्या होता है, अरावली से टकराकर इस वाले रीजन्स में क्या करती है, ये बारिश करती है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है, तो दोनों सत्य। आगे, पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। ये आपके थोड़ा सा फिर, ये आपका अफ्रीका, अफ्रीका के पास में है भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से क्या होता है, बारिश प्रारंभ होती है, ये हिमालय, और हिमालय में टकरा करके ये हमारे उत्तर पश्चिम में वर्षा करती है। लेकिन और ये आती किससे है, पश्चिमी विक्षोभ, या इन्हीं को बोल देते हैं हम जेट स्ट्रीम। क्या बोल देते हैं, जेट स्ट्रीम। तो इसका कारण क्या है, भूमध्य सागर से उठती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण हिमालय पर्वत से टकरा करके ये भारत के अंदर वर्षा कराती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पश्चिम में कराए, ये पूर्व के अंदर भी करा सकती है। जैसे ही हम किस नाम से जानते हैं, मावट के नाम से जानते ही हैं। इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो गेहूं की फसल है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन। तो शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, नहीं, ये मतलब पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान भी करता है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। बताइए, बिल्कुल, हम राजस्थान का अंदर जब देखते हैं तो 50% भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु का देखने को मिलता है, और वैसे 61% भी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2। समझ में आ रहा है। बेहद ही प्यारा क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति से, प्रारूप समिति की बात करें तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी से। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसके अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ये कितने थे, 7 सदस्यीय कमेटी थी। इसके अंदर कौन कौन से सदस्य थे और कौन इसमें पूछा है कि नहीं थे, तो बिल्कुल एन माधवाराम देखने को मिलते हैं, मोहम्मद सादुल्ला देखने को मिलते हैं, डीपी खेतान देखने को मिलते हैं, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर देखने को मिलते हैं इसी के अंदर। लेकिन जो बी एन राव हैं वो संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे, संवैधानिक सलाहकार, ना कि आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 116 क्या कह रहा है, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में ही आजा संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रियान्वित करते हैं। बताइए, तो उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका को भारत की प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो संविधान में जो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी थी उन सभी उद्देश्यों को एक पेज पर उकेरा गया है, यानी उनकी जो भावनाएं थी उन्हें एक पेज पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता तो 5 है और न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। चलिए बताइए, तो इसमें सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वापस बोले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना। ये पांचों हैं जो कि सेम लिखे हुए हैं। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं भारत के लोगों के लिए क्या करेंगे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। ठीक है, और 2 प्रकार की समता की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 100, लास्ट वाला कौन सा था, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल 117 ही है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपना गया है। मूल अधिकारों की बात करूं 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं, और जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे लिए 17 अस्पष्टता का, 12 राज्य शब्द की परिभाषा और 32वां संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 20
1A जो कहता है शिक्षा के अधिकार को लेकर के, ठीक है। और 19 की बात करूं तो इसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखने को मिलती है, उपाधियों का अंत देखने को मिलता है 18 के अंदर, और 17 में अस्पष्टता, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य रचना का सिद्धांत अपनाया गया है। बिल्कुल, जो आपके मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व की बात करूं कहां से है, 36 से 51 तक, इनके लिए ये कहा गया है कि ये राज्य अपनी नीति के अंदर इनको जल्द से जल्द क्या करेगा, लागू करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 व 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित की है। बिल्कुल, 1 और 2 दोनों ही क्या है, सत्य है, यानी जवाब किसके पक्ष में जाएगा, जवाब जाएगा आपके 3 के पक्ष में। 1980 का मिनर्वा मिल्स केस को याद रखना कि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ख व ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित की है, और नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने का क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 118, और 118 भी बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपतियों को लेकर के आपको चयन करना है, भारत के राष्ट्रपतियों से संबंधित है जो आपको चयन करना है। चलिए बताइए, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, बताइए फटाफट से कौन सा सही है वो आपको बताना है। इसमें एक तरफ निर्विरोध निर्वाचित, द्वितीय वरीयता के लिए मतगणना, और 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित, और पद धारण के दौरान मृत्यु। तो हम पद धारण के दौरान जो मृत्यु हुई थी वो किसकी हुई थी, जाकिर हुसैन की, किसकी हुई थी, जाकिर हुसैन की। 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी वो थे जिनको द्वितीय वरीयता मिली थी, और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यानी पहले में डी में 1, आगे बात करूं 3 में 2, यानी ऑप्शन बी में 4 और ए में 3। बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। वापस याद करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार कार्यकाल वाले राष्ट्रपति रहे थे। बीबी गिरी की बात करूं तो ये सेकंड वरीयता प्राप्त करने वाले रहे थे, और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध बनने वाले थे, जाकिर हुसैन पद पर रहते, या इनकी जो वरीयत पद धारण करने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, माफ करना। चलिए, 15वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों में से एक केरल से है और एक अन्य से है। अब देखिए, आंग्ल भारतीय जो समुदाय था उससे जो 2 मनोनीत किए जाते थे, अब इसको क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी। पर फिर भी याद रख लेना, 15वीं में किससे किया गया था, छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है मदन मोहन पुंची आयोग से लेकर के, और उसके कथनों पर आपको विचार करना है कि मदन मोहन पुंची आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। बताओ, आयोग ने अनुच्छेद 355 एवं अनुच्छेद 356 में आपात उपबंधों के स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया है। राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि का स्थायी कर दी जाए, राज्यपाल की पदच्युति से लेकर के संसद द्वारा की जाए, और प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में लेकर के कौन कौन से प्रावधान, या सॉरी मदन मोहन पुंची आयोग ने इनमें से कौन से प्रावधान बताए थे वो आपको फाउंड आउट करने हैं। बताओ तो फटाफट। बिल्कुल, मदन मोहन पुंची आयोग ने कहा था कि 355 और 356 में आपात उपबंधों के स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया जाए। यानी यहाँ से अगर रिपोर्ट भेजी जाती है तो ये आप 355 356 लगा सकें। दूसरा है राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि की जाए, क्योंकि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या करता है, कार्य करता है। तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आप ये कर दो कि 5 साल उनके फिक्स कर दो। वैसे सामान्यतः 5 वर्ष ही होता है कार्यकाल, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी माना जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि राज्यपाल की पदच्युति केवल संसद द्वारा की जाए, ये बिल्कुल नहीं कहा था। ना ही उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से गठित एक समिति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाए। तो कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल हमारे पास में बचे कितने, 1 और 2, और 1 और 2 का मतलब
ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। 121 क्या कह रहा है आपको बताना है। ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? M.R. मुगल का, ऑरल स्टेन का, हर्मस गोइड्स का और B.N. मिश्रा का। बताइए किसका था? तो बिल्कुल ऑरल स्टेन का था। किसका था? ऑरल स्टेन का। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 122। और क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है? दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जब तक मैं बात कर लूँ कुछ पूछेगा ही। टोटी कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर। ठीक है, नाक में पहना जाता है आपका का चौंप। लेकिन चूंप की बात करूं तो कहाँ पहना जाता है? दांत के अंदर। कहाँ पहना जाता है? दांत के अंदर। बाजूबंद कहाँ पहने जाते हैं? बाजुओं पर। बाजूबंद बाजुओं पर पहने जाते हैं। बोरला आपका सिर पर पहना जाता है। ठड्डा ठुस्सी ये सब के गले के अंदर पहने जाते हैं। ठीक है ना। और आगे हाथ की बात करूं तो हाथ में खड़े चूड़ियां देखने को मिलती हैं। और ये दामना नामक है वो कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली के अंदर। कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में। बीठी भी कहाँ पहनी जाती है? अंगुली के अंदर। ठीक है ना। और अंगूठी भी कहाँ पहनी जाती है? अंगुली के अंदर। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। यूनेस्को से किसे यूनेस्को में वर्ष 2010 में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? देखिए राजस्थान के 6 तो किले हैं, आम, चीकू, गाजर। एक तो इनको किया गया है। और 2010 में एक तो अमूर्त रूप से तो किया गया था, अमूर्त संस्कृति के अंदर कालबेलिया नृत्य को। किसको? कालबेलिया नृत्य को। और वहीं 2010 में जंतर मंतर को इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। ठीक है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। कैवला देव की बात करूँ कहाँ? भरतपुर के अंदर, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। रणथंभौर का किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चलिए बहुत ही क्वेश्चन। कौन सा सही है? इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। बताओ फटाफट। खड़ताल की हम बात कर सकते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र पहले तो होते क्या हैं जिनको फूंक दे करके बजाया जाता है? अलगोजा। और अलगोजा में याद रखना रामनारायण चौधरी को। किसको? रामनारायण चौधरी को, जिन्होंने अपने मुंह के साथ साथ किसके साथ भी बजा दिया था? नाक के साथ। इनमें से जो सुमेलित है वो रबाब है, जो तातबंद यंत्र है। क्या है? तातवाद्य यंत्र है। आपका नेक्स्ट है त्योहारों से लेकर के, और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी के सभी बताने का प्रयत्न करेंगे। तो त्योहार दिए गए हैं और इनका क्रम पूछा है कि कौन सा क्रम है। तो तीज त्योहारा बावड़ी और लेडू भी गणगौर। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं? चैत्र से, क्योंकि जो हिंदी महीने चैत्र से प्रारंभ होते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस माह, फागुन और फिर से चैत्र। तो किस में आ जाएगा? सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? गणगौर। गणगौर कब आएगी? चैत्र शुक्ल को। ठीक है ना, चैत्र शुक्ल तृतीया को। उसके बाद में हम बात करें, उसके बाद में आएगा चैत्र के बाद में बैसाख, और बैसाख शुक्ल की तृतीया को क्या बनता है? अकातीज। अकातीज को ही क्या बोलते हैं? अबूझ शाखा। और अबूझ शाखा के साथ में ही राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह का बोलते हैं आका तीज के दिन, क्योंकि इस दिन किसी की शादी ना हो रही हो, इस दिन बन जाती है ना, जिसके ग्रह खराब हो। फिर अपनी तो क्या है ठीक है, आगे के शादी तो जब होगी सर, जब नौकरी लग जाएगी। और नौकरी लगेगी ना जब बिल्कुल बत्ती वाली गाड़ी की ही लगेगी। तो धैर्य बनाए रखें, पैसेंस रखें, निरंतर अपने अध्याय को, स्वाध्याय को जारी रखें, क्योंकि कोई एक दिन एक जीत से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, वही वाली बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आगे, यानी पहले में सी फिर बी। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में आती है छोटी तीज श्रावण में, और फिर भादों में आती है कजली तीज या बड़ी तीज, जो कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, यानी कि डी CBAD के साथ में ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, और बेहद ही क्वेश्चन प्यारा है कि राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? बताइए ऐसे कहाँ के सिक्के थे? बिल्कुल
जहाँ पर एक तरफ तो विक्टोरिया का चित्र था और उसके नीचे क्या लिखा रहता था, उसके नीचे लिखा था विक्टोरिया एम्प्रेस, क्या लिखा हुआ था, विक्टोरिया एम्प्रेस, और दूसरी तरफ नागरी में महाराजा का नाम लिखा होता था। ऐसे सिक्के कहाँ थे आपके बीकानेर के अंदर। बिल्कुल तमंचा शाही ये कहाँ के थे, धौलपुर के अंदर। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई, ये बहुत ही है हरिश्चंद्र के द्वारा, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है आज़ाद मोर्चे की। अब आपको ये बताना है कि किस रियासत में हुई थी। बिल्कुल किस रियासत में हुई थी, तो ये आपके जयपुर रियासत में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की ओर, और मंदिर दिए गए हैं और दूसरी तरफ सूची दी गई है, उनको सम्मिलित करना है। मैं बात करूं द्वारकाधीश जी तो कहाँ पर है, कांकरौली राजसमंद में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में। मथुराधीश जी ये आपके कोटा के अंदर है। गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है, यानी 1 में 4, 1 में 4। आगे बी में 2, बी में 2, सी में 1, सी में 1, डी में 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वापस द्वारकाधीश जी कांकरौली राजसमंद में है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, मथुराधीश जी कोटा में है, गोविंद देव जी जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129, और राजपूताना की 1717 से 1800 की जो संधियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उन पर हस्ताक्षर किए, उनका कालानुक्रम बताना है। सबसे पहले किसने किए थे, करौली ने। किसने किए थे, करौली ने। और फिर किसने किए थे, बिल्कुल बिल्कुल करौली, और करौली के बाद में किए थे आपके कोटा ने, और कोटा के बाद किए थे जोधपुर ने, और जोधपुर के बाद किए थे उदयपुर ने। तो सबसे पहले किसने किए, करौली ने 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर कोटा ने किए थे, तीसरे नंबर पर आपके जोधपुर ने किए थे, और चौथे नंबर पर आपके उदयपुर ने किए थे। यानी उदयपुर 4 पर, यानी डी 4 पर, और डी 4 पर है। फिर उसके बाद में बी 3 पर, बी 3 पर, और 1 1 पर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कि खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। देखिए यहाँ पर जो फैक्ट लिखे होते हैं उनको भी याद करने का प्रयत्न किया करें, ताकि अगली बार जिनसे क्वेश्चन बने उनको हम आसानी से हल कर सकें। तो खालसा भूमि होती थी, उस पर राजा के नियंत्रण में होती थी, ये बिल्कुल बात सत्य है। आगे जागीर भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। ठीक है, चलो ये भी सही है, क्योंकि जो जागीरदार या ठिकाने होते थे उस पर पैतृक नियंत्रण होता था। आगे बात करूं, भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं एवं मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। बिल्कुल जो भूमियों को दी जाती थी वो इसीलिए दी जाती थी। लेकिन जो आपकी चरणौता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये गलत है। यानी कौन सा गलत हो जाएगा, सही नहीं पूछा है, तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं 131, और 131 है बिल्कुल बेहद ही प्यारा क्वेश्चन आपकी हड़प्पा से। तो हड़प्पा के संदर्भ में आपको सही बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश मोहरें आकृति वर्गाकार में थी। बिल्कुल अधिकांश जो मोहरें मिली थी हमें वर्गाकार में मिली थी। अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी, बिल्कुल सेल खड़ी की बनी होती थी। और आगे बात करूं मैं, आगे आपके सामने कौन सा, कुछ मोहरों पर केवल लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं हैं। बिल्कुल कुछ मोहरों पर लेख हैं और परंतु आकृतियां नहीं हैं, और कुछ पर आकृतियां देखने को मिलती हैं लेख नहीं। तो अधिकांश आकृतियां वर्गाकार में थी, मोहरों की बिल्कुल थी, सेल कड़ी से निर्मित थी। कुछ मोहरों पर केवल लेख हैं, बिल्कुल सही है, परंतु आकृतियां नहीं हैं, यानी ऑप्शन तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए शिक्षा, छंद, व्याकरण तो होते हैं, लेकिन अलंकार इसका घटक नहीं होता। इसके 6 है ना। आगे चलिए, भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया वह है। देखो प्राकृतिक भाषा देखने को मिलती है, यूनानी देखने को मिलती है, रोमन देखने को मिलती है, खरोष्टी देखने को मिलती है, लेकिन जो अरेबिक है, कौन सी है, अरेबिक है, वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। वापिस याद करना, प्राकृतिक यूनानी रोमन, प्राकृतिक यूनानी रोमन। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है। आपको बताना है, जूनागढ़ अभिलेख, सोई बिहार अभिलेख, रावटाक अभिलेख और वैश्यनगर स्तंभ अभिलेख।
बिल्कुल। कौन सा अभिलेख है जो हिंदी अवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को क्या करता है, सांकेतिक करता है? तो वो कौन सा आपका वैसनगर का स्तंभ अभिलेख। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 135, भारत प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था। ये आपका क्या कहलाता था? अधिपति कहलाता था, अग्रपति कहलाता था, जेठक कहलाता था या वाणिज्यक कहलाता था? आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है कि जो प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था थी उसका जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? बताइए क्या कहलाता था? बिल्कुल, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। तो ये कहलाता था क्या? जेठक। क्या कहलाता था? जेठक। एनी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे 136, और 136 क्या है? ये आपके महाराजा राजेंद्र राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, किसके बारे में? राजेंद्र फर्स्ट के बारे में विचार करना है और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा था। बिल्कुल भेजा था। उसने गंगईकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया था। बिल्कुल किया था। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र 5 को पराजित किया था। बिल्कुल किया था। लेकिन उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा था। ये कथन सत्य नहीं है। यानी ऑप्शन, उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा, बिल्कुल सही। उसने गंगईकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया, बिल्कुल सही। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र 5 को पराजित किया, बिल्कुल सही। लेकिन उसने श्रीलंका में एक चीन में व्यापारियों का दल भेजा, ये कथन राजेंद्र फर्स्ट के बारे में नहीं है। तो चलिए बताइए क्या पूछ रहा है? सही है। तो सही कितने हो गए हमारे पास में? 1 2 3। कौन से हो गए? 1 2 3, यानी 3 इज करेक्ट। आपका है 137, और 137 क्या कह रहा है? सल्तनत काल में सोनथर था। सल्तनत काल थी, उसमें सोनथर था, वो क्या था? बताइए। क्या वो भू राजस्व का एक उपकर था? नहरी जल पर लगाया गया कर था? गंगा के दोआब में लगाया गया विशेष कर था? कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण था? बताओ फटाफट क्या था? तो बिल्कुल जो सल्तनत काल थी उसमें जो सोनथर था वो उसका मतलब ये था कि आपको कृषि विकास के लिए किसानों को क्या दिया जाएगा? ऋण। और वही क्या कहलाता है? सोनथर। क्वेश्चन नंबर 138, वेरी गुड और बहुत अच्छा। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है। आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन रागों का संकलन, नागौर की रानी मान कबर के मान विनोद और साहित्यिक पहेलियाँ। आपको बताना है कि इसका कौन सा जो विषय था? मान कौतूहल, और मान कौतूहल का विषय था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। वापस मान कौतूहल का जो विषय था वो क्या था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहद ही करीब मंजिल के अब हम कुछ ही क्षण पश्चात मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी के हरम सराखंड का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ से अभी 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पंचमहली ये 5 मंजिला है और इसके अंदर बौद्ध धर्म के या बौद्ध शैली के हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। बौद्ध शैली का अलंकरण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन सी इमारत है जो फतेहपुर सीकरी के हरम सराखंड का हिस्सा नहीं है? तो जोधाबाई का महल बिल्कुल है, मरियम का घर है, और बीरबल का घर है, और पंचमहल का घर है। तो इनमें से बताओ कि कौन सा सही है? तो बिल्कुल कौन सा है? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है 140। 140 में एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, आपको उनको सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित सही है। आपसे बात करूं मुरीद, तो मुरीद को हम जानते हैं कि यह सूफी शिष्य था। क्या था? सूफी शिष्य। आगे चलिए देखते हैं। आगे मुर्शिद, और मुर्शिद था आपका सूफी गुरु। कौन था? सूफी गुरु और पथ प्रदर्शक। मुर्शिद कौन था? सूफी गुरु और पथ प्रदर्शक। अब बात करूं मैं सी, और सी में है अवंग, और अवंग था जो आपका विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य बचा हमारा एक
पुष्टि, ईश्वर की अनुकंपा। वापस याद करेंगे, मुरीद सूफी शिष्य था, मुर्शिद सूफी गुरु पंथ प्रदर्शक था, अभंग था जो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य था, और पुष्टि थी वो ईश्वर की अनुकंपा। इस हिसाब से देखें, पहले में 2 और पहले में 2 एक ही में है, और इसके साथ में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141। बताइए फटाफट से 141 क्या कह रहा है? अधोलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही उत्तर है। 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया। 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग के हितों में निर्धारित होने लगी। इनमें से बताइए कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो बिल्कुल 1813 का जो चार्टर एक्ट था उससे मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया। बिल्कुल प्रारंभ किया गया था कि जो 13 का चार्टर एक्ट है वो क्या करेगा? मुक्त व्यापार की नीति को क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। आगे 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग के हितों में निर्धारित होने लगी। बिल्कुल, तो ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। बताओ दोनों ही सही है क्या? बिल्कुल दोनों ही सही हैं। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 142 है, सबनी अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था। क्या भेजा था? 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, और उसमें इनमें से कौन सी बात है जो कि सम्मिलित नहीं है वो हमको बतानी है। बिल्कुल, पहला, भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति गांधी जी की शर्त थी। रुपया जो स्टर्लिंग की विनिमय दर को कम करना गांधी जी की शर्त थी। सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी गांधी जी की क्या थी? ये भी शर्त थी। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफी, ये इसके अंदर नहीं लिखा गया था। इसी वजह से गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। गांधी जी के जीवन पर जो सबसे बड़ा कलंक माना जाता है वो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी को माना जाता है। गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। गांधी जी ने भी कहा था कि आप हमारे सारे राजनीतिक कैदियों को छोड़ दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने भी हाँ कर दिया कि सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ देंगे, जबकि इनका संबंध था लाहौर षड्यंत्र केस से। किससे था? सैंडर्स की हत्या से था। तो ये अपराधियों की श्रेणी में आते थे, और यही जो गलती थी अंग्रेजों की, गांधी जी की, वो इसको समझ नहीं पाए कि अंग्रेज किस चाल के तहत उनको कह रहे हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि आप हमारे सारे राजनीतिक कैदियों को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। और अंग्रेजों ने क्या कह दिया? बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। आगे इन्होंने कहा था कि ये बात नहीं रखी उन्होंने कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए, कि इनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि ये भगत सिंह और ये तो क्या है? ये तो सैंडर्स की हत्या के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं और अपराधी हैं, इसलिए इनको हम नहीं छोड़ सकते। इनको फांसी दे दी जाती है। और गांधी जी से बाद में पूछा भी जाता है कि आपने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? तब गांधी जी खुद कहते हैं कि मैंने तो पूछा भी था, लेकिन भगत सिंह खुद ही जीना नहीं चाहते थे। बाद में गांधी जी बहुत ट्रोल हुए इसको लेकर के, यानी कि बहुत उन पर लांछन लगे कि आप भगत सिंह को नहीं बचा पाए। और यही एक कारण है जो गांधी जी की छवि को थोड़ा सा धूमिल करता है। अन्यथा आप उस व्यक्ति को देखिए जो पूरा जीवन, जो गांधी जी के बारे में बोलते हैं ना, गांधी जी ये, गांधी जी वो, तो जिस व्यक्ति ने एक धोती के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी हो देश की स्वतंत्रता के लिए, आप आज उसे गालियां देते हो। आपकी तो हिम्मत नहीं है अपने सरपंच को गाली देने की, आपकी तो हिम्मत नहीं है एमएलए को गाली देने की, लेकिन आज आप उस व्यक्ति को गाली देते हो जिसे शांति के रूप में नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन उनकी हत्या के चलते 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे के द्वारा वो नोबेल पुरस्कार जो भारत को एक ऊंचाइयों तक स्थापित करता, वो उससे चूक गया। तो ये तो ठीक है, मानवीय स्वभाव है कि आप घर पर बैठ के कैसी भी खाना खा रहे हो और आपकी हिम्मत देखो कि आप प्रधानमंत्रियों को, आप राष्ट्रपिताओं को, आप स्वतंत्रता सेनानियों को गाली निकाल रहे हो। यह है हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती। अन्यथा आप जाकर बोलिए दक्षिण कोरिया में, आपको सरेआम कत्ल करवा दिया जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि आप थे भी या नहीं थे। ठीक है,
तो ऐसा मेरा किसी को पर्सनली नहीं है कि आप अपने ऊपर ना लें, पर मैं उन मानसिकताओं को दिखा रहा हूँ, उन मानसिकताओं को बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जो हमारे इतने इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, मानते हैं हम गांधी जी की इसमें थोड़ी बहुत गलती रही थी कि भाई गांधी जी चाहते तो उनको बचा सकते थे, ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल कौन सा हो गया, डी। मैं हृदय की असीम गहराइयों से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर किसी के भी हृदय को हमारे शब्दों की वजह से थोड़ा सा भी आघात हुआ हो तो आप हमें अपना छोटा भाई, मित्र, सखा जो भी है आप समझ करके माफ़ कर देना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोटियाँ दी गई हैं और उनको सुमेलित करना है, और ये फिर पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप सभी के सभी बताने का काम करोगे। तो हम बात करते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया के अंदर। कहाँ पर है, तंजानिया के अंदर। माउंट कुक कहाँ है, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में। मैकिनले अर्जेंटीना में, और एकांकागुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहले में 4 3 1 2 4, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वापस याद करेंगे, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, मैकिनले आपके अर्जेंटीना में है, एकांकागुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 144, देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादित राज्यों का अवरोही क्रम आपको जमाना है कि कौन सा है। आपका देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं थोड़ा सा कि कौन से में सबसे अधिक चावल उत्पादित किया जाता है, तो वो आपके किया जाता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और फिर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 145 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 145 भी बेहद ही अच्छा पूछा गया है, आप सभी के सभी जवाब देंगे। हाँ, मुझे विकास सर का एक जो क्या बोलते हैं शेर था वो याद आता है कि तू ना सही कोई और सही, तू ना सही कोई और सही, कोई और ना कोई और सही, इस जमाने में सनम तू ही तो हंसी नहीं, तेरे सिवा भी कई हंसी, वो ना सही तो कोई और सही। तो अपने आप को ज़्यादा डिप्रेशन में ना लेकर के जाएं, और अपनी तैयारी को एक निरंतर स्वाध्याय की ओर लेकर के जाएं, क्योंकि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तूने तो एसडीएम को, सॉरी, आपके पटवार को सुना है या ग्राम सेवक को चुना है, अब तू मुझे आरएएस देखेगी। ठीक है, तो चलिए। हाँ बिल्कुल, बत्ती की गाड़ी में जाना है, और पापा के जो फिक्र है उसे किस में बदलना है, फक्र के अंदर बदलना है। फिलहाल तो आपको क्वेश्चनों के साथ में लड़ाई लड़नी है। भिलाई लोहे एवं इस्पात उद्योग और तकनीकी यानी किसके सहयोग से स्थापित किया गया, ये हमको बताना है। तो बिल्कुल, भिलाई की जब हम बात करते हैं तो भिलाई आपके किया गया था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। राउरकेला लोहे इस्पात उद्योग जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। आपके दुर्गापुर लोहे इस्पात संयंत्र किया गया था यूनाइटेड किंगडम के। और पास्को इस्पात पारादीप ये दक्षिण कोरिया के सहयोग से किया गया। पहले में 3, पहले में 3 आवाज तो आ रही ना, फिर 1 3 1, फिर 4, फिर 2 3 1 4 2 3 1 4 2। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 146, और क्वेश्चन नंबर 146 है, आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है। कोणधारी बंध दोनों गोलार्धों में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। पहली बात गलत है कि ये 50 से 70 के बीच नहीं पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण 10 डिग्री सेल्सियस से होता है। दोनों ही गलत हैं, यानी कि ए बी दोनों ही क्या है, गलत है। दोनों क्या है, इसकी विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है, बताइए। कुछ राज्य दिए गए और राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, उनको आपको सुमेलित करना है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बात करूं वन विहार, फूलों की घाटी, मन्नार, कांगेर, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो वन विहार मध्य प्रदेश, कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बात करूं फूलों की घाटी, तो ये कहाँ देखने को मिलती है? उत्तराखंड में। अब आगे बात करते हैं हम, आगे आपका मन्नार, मन्नार है तमिलनाडु के अंदर, और कांगेर बचा ये आपके छत्तीसगढ़ के अंदर है। यानी पहले में दो और पहले में दो का मतलब है कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 148, और 148 क्या कह रहा है? बिल्कुल कुछ स्थान दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दर्शाई गई है, आपको इन स्थानों की लोकेशन को बताना है। ठीक है, बता दोगे? चलो तो चलो बताओ। तो सबसे पहले शुरुआत करें नीचे से, तो ये कौन सा है? इनकी देखते हुए कौन सा है? नेल्लोर। इसके बाद में ये देवगढ़, राजधानी लेकर के आया था ना एक बार, और ये हमारा कोयली, और फिर बचा हमारा जगदीशपुर। मिला लीजिए, जगदीशपुर, कोयली, देवगढ़, नेल्लोर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम आगे। क्वेश्चन नंबर है 149, और 149 क्या कह रहा है? आपको जवाब देना है। चलिए दीजिए जवाब। कुछ नाम दिए गए हैं, घाट दिए गए हैं, और उनको हमको सुमेलित करना है कि कौन सा घाट सुमेलित है। ठीक है, तो भोर घाट, जब भी आप नाम सुनोगे भोर घाट, तो भोर घाट किसके मध्य देखने को मिलता है? आपको भोर घाट देखने को मिलता है नासिक से, बिल्कुल नासिक से किसके मध्य देखने को मिलता है? वापस से बताइए। नासिक से मुंबई के बीच में। गौरम घाट की बात करते हैं, या गौरन घाट है, गौरम घाट देखने को मिलता है आपको उदयपुर के मध्य, यानी बी में 1, और बी में 1 है, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट होना चाहिए। फिर देखिए सी में पाल घाट कोयम्बटूर से कोची, और थाल घाट है नासिक से महाराष्ट्र के बीच में, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके जापान के औद्योगिक प्रदेशों से लेकर के, और जापान के औद्योगिक प्रदेशों की हम बात करते हैं। और ये 150वां है, 31 और करने हैं, मतलब बस उनके तो आंसर देखते हुए चलेंगे, समय नहीं है इतना ज़्यादा। चलिए बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तरी क्यूशू देखने को मिलता है। क्या मिलता है? उत्तरी क्यूशू। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है आपका टोक्यो याकोहामा। कौन सा देखने को मिलता है? टोक्यो याकोहामा, जो आपके टायर निर्माण है, और बड़ी बड़ी जो कंपनी है आपकी जेसीबी वगैरह, इताची वगैरह सब यहाँ पर बनाई जाती हैं। यानी लोह इस्पात संयंत्र का और जल इस्पात संयंत्र का ये क्या है? मुख्य कारखाना है। आगे बात करूँ मैं, आगे आपके सामने नागोया ओसाका। क्या है? नागोया ओसाका, या नागोया ही बोल देते हैं इसको, नागोया औद्योगिक प्रदेश। फिर आता है आपका ओसाका या कोबे औद्योगिक प्रदेश। ओसाका, कोबे, इसी को बोल देते हैं क्योटो औद्योगिक प्रदेश। किस नाम से जानते हैं? क्योटो औद्योगिक प्रदेश। और इसकी बात करूं, ये आपका है नागासाकी औद्योगिक प्रदेश, यानी किताशु नागासाकी। ये जो जापान ने निर्माण करवाया था, इसका निर्माण पिछड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु करवाया था। किसके लिए करवाया था? पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु करवाया था। पहले देखिए आपको टोक्यो याकोहामा, जो कि हमारे लोह इस्पात संयंत्र व जल इस्पात संयंत्रों का प्रमुख कारखाना है। ओसाका सूती वस्त्र उद्योगों के लिए, नाका भी हमें जल निर्माण के जो साधन है उनके लिए, जहाज निर्माणों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है आपका नागासाकी, यहाँ पर जो बम गिरा दिए जाते हैं अमेरिका के बाद में, तो इसके पिछड़े क्षेत्र को ऊपर डेवलप करने के लिए जापान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन जाएगा ए के पक्ष में। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा उनको और आंसर जानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, मैं सिर्फ आंसर
करते हुए चल रहा हूँ आगे की ओर, तुम आराम से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में किसी भाषा को, तो मैं बता दूं किसी भाषा को इसमें कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये आरपीएससी की तरफ से बोनस था। क्वेश्चन नंबर है 2, एक घंटी वाली घड़ी में यांत्रिक दोष के कारण घंटी वाली सुई प्रत्येक आधे घंटे में 1 मिनट तेज चलती है। यदि 12 घंटे मध्याह्न 3 बजने के लिए लगाई जाती है तो घंटी बजेगी। तो घंटी अगर कितने लेट पश्चात चल रही है, आधा घंटे में 1 मिनट तेज चलती है, यानी कि एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 5 PM। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के हैं। थैले में कुल सिक्कों की संख्या 220 है जिनका मूल्य 160 रुपये है। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 के सिक्के हैं, 25 की संख्या से दुगनी हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कुल कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसकी कितनी होगी, ये होगी आपके 60। नेक्स्ट की बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि शब्द कंट्रोवर्शियल के दूसरे, चौथे, सातवें तथा 8वें अक्षरों के एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो निम्न में से उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसे शब्द एक से अधिक बनाए जा सकते हैं तो उत्तर M देवें, यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर X देवें। यानी ऐसे सार्थक शब्द देखिए कौन कौन से कह रहा है, दूसरे, चौथे, टाइम लगेगा ही लगेगा, दूसरे, चौथे, चौथा कौन सा होगा, 1 2 3 4, फिर 7वें, 5 6 7 और 8वें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, वुड बी, तो पहला अक्षर कौन सा होगा जैसे यदि इसके बनाए जा सकते हो, बिल्कुल कौन सा होगा वो, तो हम दे सकते हैं कि इसमें एक से अधिक बना सकते हो आप आराम से, किसी को भी बना सकते हो उठा करके आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, 671 रुपये की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी है कि यदि उसके भाग की राशियों में क्रमश 3 रुपये, 7 रुपये तथा 9 रुपये बढ़ाए जाने पर परिणाम भागों का अनुपात 1 2 3 होगा। बी का भाग है, आपको बी का भाग बताना है कि बी का भाग कितना है। तो बी का भाग कितना होगा आपके सामने, 223 रुपये। सोल्व करना आप इनको आराम से। एक घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाइयाँ क्रमश 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं, तो 2 दिनों में घंटे वाली सुई की नोक द्वारा चली गई दूरी तथा 3 दिनों में मिनट वाली सुई की नोक पर चले दूरी का अनुपात आपको बताना है। इसका अनुपात होगा आपके सामने, अनुपात है 1:27। सॉल्व आपको करना है, वापस बोलता जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न दंड आलेख का अध्ययन करके दिए गए प्रश्न का उत्तर देवें। प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत के गांवों में विद्युतीकरण प्रतिशत दोगुना है। किसकी अपेक्षा में, किसकी अपेक्षा में पूछ रहा है, डी की अपेक्षा में दोगुनीकृत है, आपको वो बताना है। तो किसकी अपेक्षा में है ये आपके, सी की, किसकी में है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि किसकी में, सी में, और सी में 20 40 तो दुगनी, यानी कि बचा 40 20 60, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मेट्रो सेवा की एक रेल प्रत्येक घंटे मुंबई से पुणे जाती है। प्रथम 6 AM बजे से एक शहर से अन्य शहर तक एक चक्कर 4.5 घंटे का है तथा सभी रेलें समान गति से चलती हैं। यदि एक यात्री 12 मध्याह्न मुंबई से पुणे जाना प्रारंभ करता है तो उस यात्री को कितनी रेलें गुजरेंगी आपको बताना है, और आपको रेलवे स्टेशन पर जा कर के बैठना है और इसको रियलाइज़ करना है। तो आपको 9 रेलें आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न चित्रों में से चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दिखलाई गई हैं। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो लाल के विपरीत होने वाला है आपका पीला, नहीं है इसमें, और पीला उसमें लाल नहीं है, और पीला इसमें भी लाल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसमें लाल नहीं है, इसमें पीला है, और इसमें लाल है तो इसमें पीला नहीं है, और इसमें पीला है तो इसमें लाल नहीं है,
तो अब बताना है कि हमें कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। विपरीत रंग कौन सा होगा, किसके पूछ रहा है ये, लाल पृष्ठ के विपरीत रंग पूछ रहा है, लाल के विपरीत रंग कौन सा हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा। इसके लिए 5 से भी खरीद लाना, ठीक है। फिर उनको निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया है। आपकी जो बाइंडिंग है और बाइंडिंग की अपेक्षा है यानी 45% और 45% की अपेक्षा आपकी किस पर, विज्ञापन पर, और विज्ञापन है बी में और विज्ञापन बी में है तो आपके 54%। तो आपको बताना है कितना परसेंट अधिक खर्च किया गया है। तो कितना हो जाएगा आपका 2.5% तो 25%। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पुरुषों के लिए फीबा एशिया चैंपियनशिप 2013 में आयोजित हुई थी। देखिए ये हमारे लिए आयोजित काम का नहीं है कि कहाँ आयोजित हुई थी, ठीक है ना। तो आपको बताते हुए चलूँ कहाँ पर आयोजित हुई थी, आपके मनीला में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है अक्टूबर 2013 में जेनेवा में ईरान एवं P5+1 के बीच वार्ता हुई। इसमें 1+ से यानी आश्चर्य क्या है, तो इससे था जर्मनी, क्या था, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1940 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष से पुरस्कार भारत की पहली फिल्म थी, तो ये थी नीचा नगर। कौन सा नगर थी, नीचा नगर। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको बताना है। देखिए हमारे काम का नहीं है पर फिर भी चलो ऑप्शन तो लगा ही सकते हैं आप। 2013 का मैन बुकर प्राइज कार एन इलोरन कॉटन को जीता था। ऑस्ट्रेलिया की दी उनकी पुस्तक द लुमिनरीज, पुस्तक याद रख लेना कभी पूछ ले तो, किसकी थी, ये थी आपकी एलिनोर कैटन की। कौन सी थी, द लुमिनरीज के लिए दिया गया था। इसे जीतने वाली वे सबसे युवा साहित्यकार थे। आपको बताना है कि ये क्या थे, तो वह बस लुमिनरीज के लिए दिया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, 4 के मतलब यानी कि वह ऑस्ट्रेलिया की थी, यह बात गलत है। बाद में की लुमिनरीज की जो बुक थी किसकी थी, एलिनोर कैटन की, और वह सबसे युवा साहित्यकार थी। क्वेश्चन नंबर 15, 13वीं विधानसभा में कुल कितने सत्र हुए, कहीं लेना देना हमें सत्रों से, फिर भी याद रख लेना। 11 करवाए थे भाई साहब ने, कितने करवाए थे, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नरेंद्र दाभोलकर एक प्रसिद्ध मराठी साहित्य के संपादक थे जिनका नाम है, आपको बताना है कि वो कौन सा नाम है, वो है आपके सामने साधना। क्या था, साधना, ठीक है साधना क्या था, साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए ये अब काम का नहीं है पर फिर भी देख लो आपने क्या लग रहा है, पूछ ही ले कभी किस्मत ही खराब हो तो। INS चक्र, INS चक्र, INS चक्र था आपका रूस से पट्टे पर ली गई अकुला श्रेणी की नाव की है पनडुब्बी। कौन सा था, रूस से लिए गई, रूस से पट्टे पर ली गई अकुल श्रेणी की नाव की पनडुब्बी कौन सी थी, INS चक्र, ठीक है ना। आगे बात करूं INS अरिदमन, INS अरिदमन था भारत की दूसरी होने वाली स्वदेश निर्मित नाव की है पनडुब्बी। INS अरिहंत, INS अरिहंत की बात करूं तो ये थी भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाव की है पनडुब्बी। याद रख लेना, भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाव की पनडुब्बी INS अरिहंत थी, और सेकंड थी आपके अरिदमन, और INS चक्र था रूस से पट्टे पर ली गई अकुल श्रेणी की नाव की है पनडुब्बी। INS सिंधु रक्षक, INS सिंधु रक्षक था जो आपके 14 अगस्त 2013 को अंशतः डूब गई पनडुब्बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपको इसके बारे में जवाब देना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि गुड को किसी सांकेतिक भाषा में HQR लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में DRFEM को किस प्रकार लिखा
जाएगा। मैं आपको बता दूं ये आरपीएससी की तरफ से फ्री हिट बोनस था, तो इस पर हमें चर्चाएं करनी नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1 घंटी वाली घड़ी में यांत्रिक दोष के कारण घंटी वाली सुई प्रत्येक आधा घंटे पश्चात 1 मिनट लेट हो जाती है, 1 मिनट तेज चलती है। यदि 12 मध्याह्न पर घंटी अपराह्न 3 बजे के लिए लगाई जाती है तो घंटी अगली बार कब बजेगी? तो घंटी बजेगी आपकी 5 PM पर। कब बजेगी? 5 PM पर। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्के हैं। थैले में कुल सिक्कों की संख्या है 220। कितनी है? 220। और जिनका कुल मूल्य है 160 रुपये। 160 रुपये। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 है, 1 रुपयों की संख्या 25 है और सिक्कों की संख्या से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, यानी कि जो 25 पैसे हैं इनसे कितनी है? इसकी दुगुनी। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 50 पैसों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और ज्ञात करने पर हमें जो आंकड़ा आएगा वो आएगा आपके पास में 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 और 4 कह रहा है यदि शब्द कॉन्ट्रोवर्शियल के दूसरे, चौथे, 7वें तथा 8वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है। ठीक है, तो निम्न में से उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा? यदि ऐसे शब्द एक से अधिक बनाए जा सकते हैं तो उत्तर M देवें, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर X देवें। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं इससे एक से अधिक शब्दों को, तो इसके लिए हम पक्ष में जाएंगे M के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 671 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार बांटी है कि यदि उसके भाग की राशियों में क्रमशः 3, 7 और 9 रुपये बढ़ाए जाने पर परिणामी भागों का अनुपात 1, 2, 3 होगा। 1, 2, 3 होगा। तो आपकी जो राशि प्राप्त होगी वह B का भाग आपको बताना है कि B का भाग कितना होगा। बिल्कुल कितना होगा B का भाग? तो B का भाग होगा आपके 223 रुपये। बिल्कुल आप और सॉल्व कर लेना इनको, क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा अभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी की घंटे वाली तथा मिनट वाली सुइयों की लंबाई है क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 2 दिनों में घटने वाली सुइयों की नोक द्वारा चली गई दूरी 3 दिनों में मिनट वाली सुई की नोक द्वारा चलित दूरी का अनुपात होगा। तो ये होगा आपका 1:27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न दंड आरेख का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देवें। ठीक है, तो इनका उत्तर देना है। तो डी प्रांत की अपेक्षा किस प्रांत के गांव में विद्युतीकरण का प्रतिशत दुगना है, वो हमको बताना है। तो डी में किसकी अपेक्षाकृत दुगना है? तो यहाँ पर 20 और 20 प्लस 40 मतलब 60। तो किसका ज़्यादा हो जाएगा? डी की अपेक्षाकृत किसका है? सी का। सी से दुगना है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेट्रो सेवा की प्रत्येक रेल 1 घंटे से मुंबई से पुणे जाती है। प्रथम 6 AM से क्या जा रही है? एक रेलगाड़ी एक शहर से अन्य शहर तक का एक चक्कर 4.5 घंटे में पूरा करती है। 4.5 घंटे में क्या करती है? चक्कर पूर्ण करती है। तथा रेलें सभी समान गति से चलती हैं। यदि एक यात्री 12 मध्याह्न मुंबई से पुणे जाना प्रारंभ करता है तो उस यात्री से कितनी रेलें गुजरेंगी? तो उससे कितनी गुजरेंगी? 9 रेलें। आपका है पासे की स्थितियां दी गई हैं और हमें बताना है कि लाल पृष्ठ के विपरीत में कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पीला दे रखा है, लाल उधर है, मतलब लाल दे रखा है, पीला नहीं है, और पीला दे रखा है मतलब लाल नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पीला। कौन से विपरीत होगा? पीले के विपरीत होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न पाई आलेख का अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर देवें। कौन सा है प्रश्न? बाइडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत खर्चा अधिक किया है? तो ये क्या है आपके 2.5%। नेक्स्ट है आपका, ये हमारे लिए काम का नहीं है कि पुरुषों के लिए एशिया चैंपियनशिप 2013 में कहाँ पर आयोजित हुई, लेकिन जानते हुए चलेंगे कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो आपकी ये मनीला में आयोजित हुई थी। कहाँ?
बिल्कुल कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये मनीला के अंदर आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अक्टूबर 2013 में जिनीवा में ईरान P5+1 के बीच वार्ता हुई। इसमें N1+1 से तात्पर्य था कि ये क्या है, जर्मनी को दर्शाता है। किसको? जर्मनी को। नेक्स्ट बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर, कानून फिल्म समारोह 1946 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कृत भारत की पहली फिल्म थी, और ये जो पहली फिल्म थी वो थी आपकी कौन सी? दस्तक, नीचा नगर, 2 बीघा जमीन और गर्म हवा। कौन सी थी? तो बिल्कुल नीचा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 2013 में ये काम का नहीं है पर थोड़ा सा एक फैक्ट बनेगा यहाँ से, 2013 का मैन बुकर प्राइज एलिनोर केटन ने जीता, और इसे द लुमिनेरेज के लिए ये दिया गया था। कौन सा? बुकर प्राइज। इसे जीतने वाली वह सबसे युवा साहित्यकार थी, ये भी सत्य है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की थी, ये सत्य है। 1 3 4, ठीक है, 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 15, और 15 क्या कह रहा है? नरेंद्र दाभोलकर एक प्रसिद्ध मराठी साहित्य साप्ताहिक के संपादक थे, जिसका नाम था आपके क्या? साधना। क्या नाम था? साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हमें सूची दी गई है, उसको सुमेलित करना है, ठीक है। INS चक्र, मैं बता दूं, INS जो चक्र था आपका, ये था रूस से पट्टे पर ली गई अकुला श्रेणी की नाव की है पनडुब्बी। बात करूं INS अरिदमन की, तो INS अरिदमन था भारत की दूसरी होने वाली स्वदेश निर्मित नाव की है पनडुब्बी। INS हरिहंत क्या था? तो ये था आपका भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाव की है पनडुब्बी। और INS सिंधु रक्षक था 14 अगस्त 2013 को अंशतः ये पानी में डूब जाने वाली पनडुब्बी। तो डी में 1 2 जगह, आगे सी में 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 में 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 है आपके सामने कि 23 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस देश की यात्रा की? अन्य देश के 2 प्रधानमंत्री ने चीन यात्रा प्रारंभ की थी। तो वो कौन से थे 2 प्रधानमंत्री? वो थे आपके सामने रूस एवं मंगोलिया के। नेक्स्ट चलते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष उस समय थे थॉमस बॉक। चलिए नेक्स्ट, हैदराबाद से बेंगलुरु को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, तो ये है आपका NH44, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, कि दक्षिण अफ्रीका में 2013 में कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भीलवाड़ा के ग्रैंड मास्टर थे, उस समय थे अभिजीत गुप्ता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी वो चल रहे हैं ना, प्रेमानंद का नाम है, प्रेगानंद, हाँ उनका नाम। चलिए आगे बात करते हैं हम। 16 अक्टूबर विराट कोहली से है 2013 को जयपुर में विराट कोहली ने भारतीय का सबसे तेज एक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। बिल्कुल लगाया था, 50 गेंदों में लगाया, गलत है। 60 गेंदों का जो वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड था उसे तोड़ा था। एक दिवसीय में सबसे तेज दुनिया के 10वें बल्लेबाज थे, ये भी गलत था, यानी 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, मतलब 1 और 3 2 करेक्ट। नेक्स्ट बात करें, किस देश के शासनाध्यक्ष ने प्रिंस में प्रोग्राम के अंतर्गत अपनी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के बृहदस्वरूप अक्टूबर 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अपना राजकीय दौरा रद्द कर दिया था? वो थे आपके ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और 24 थे उस समय द्रोणाचार्य पुरस्कार, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं जो कोच होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो मैं बात करूं द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास में पूर्णिमा महतो, ये आपके तीरंदाजी से संबंधित थी। महावीर जी आपके बॉक्सिंग से संबंधित थे। KP थॉमस आपके एथलेटिक्स से संबंधित थे, और राज सिंह का संबंध कुश्ती के साथ था। तो डी में 4 और डी में 4 एक ही जगह है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतना काम तो नहीं रखते, पर भविष्य में कभी किस्मत ही खराब हो पूछ ही ले। प्रधानमंत्री RT एर्दोगान द्वारा हाल ही में टर्की में शुरू की गई गहरी रेल सुरंग कौन सी थी? तो वो थी मरमरी सुरंग। कौन सी थी? मरमरी सुरंग।
क्वेश्चन नंबर 26, माफ करना, सॉरी। 14 जुलाई 2013 को सदैव के लिए बंद करने से पूर्व तार सेवा में भारत कितने वर्ष काम किया था? तो 14 जुलाई 2013 को तार सेवा को बंद कर दिया। उस समय तक जो भारत ने काम किया था वो किया था आपके 163 वर्ष तक। कितने वर्ष तक किया था? 163 वर्ष तक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा में 2013 का बाल साहित्य पुरस्कार जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था आपके बिमला भंडारी को। अपने अब काम का नहीं है पर थोड़ा सा आगे चले। 5 नवंबर 2013 को भारत का मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ये आज की उपयोगिता से कम है, लेकिन याद रखना आपके जो चंद्रयान है और आपका जो क्या है सूर्ययान के लिए भेजा गया है वो है आपका आदित्य L1, और आप शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान भेजने की तैयारी है। इनके याद रखना किस किस से लॉन्च किए गए थे। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया था? सारा आकाश, राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, आधा गांव। तो उनके द्वारा लिखा गया था सारा आकाश। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन क्षेत्र में उस समय टॉप पर था? तो वो था आपका क्रमांक में शार्दुल शहर। कौन सा था? शार्दुल शहर। तो ये हो गए 30 तक। 31 से हमने सॉल्व कर लिए थे, थोड़े से बचे हुए हैं 54 से, ठीक है ना, उनको और सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 53 से बचे हुए थे। 53 से सिर्फ आंसर जानते हुए चलेंगे हम कि कौन से का कौन सा आंसर होगा। पहले पढ़िए और आप बताने का प्रयत्न कीजिए। बिल्कुल। मैं बात करूं आपसे, यहाँ पर दिया गया है उसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा 2 के 14, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कुछ कूट दिए गए हैं और ब्लड रिलेशन से अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो वरना इसको सॉल्व करके देखते, लेकिन जो मैंने सॉल्व किया उसके बाद में जो आंसर आया था वो था AODOB। और कुछ जो आंसर यहाँ पर दिए गए हैं वो RPSC के द्वारा जो आंसर की रिलीज़ की जाती है, सेम उसी के आधार पर सारे आंसर हैं। यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में 5 का 5% घटाया जाता है तो x का मान क्या होगा? घटता है। आगे है, एक वर्ष के कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक सा होता है? और इसके लिए RPSC ने दे दिया था आपको फ्री हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, और 57 कह रहा है श्रेणी ACDD का 228वां पद कौन सा होगा? और 228वां पद होगा आपका x। कौन सा होगा? x। नेक्स्ट है 58, और 58 में दिया गया है कि चित्र में भरे जाने वाले रंगों की संख्या जहाँ 2 पास वाले भागों में एक सा रंग नहीं होगा, और वो होंगे आपके पास में टोटल 4। नेक्स्ट एक 59 पर, और 59 क्या कह रहा है? चित्र में अनुज्ञात संख्या है वो आपको बतानी है 9, 11, 10 और 12। तो कौन सी है जो अनुज्ञात संख्या है? वो है आपके सामने 12, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 2 अंकों वाली संख्या को उन अंकों के साथ योग के साथ गुणा से क्रमश विभाजित करने पर शेषफल समान है तथा भागफलों का अंतर 1 है, तो संख्या क्या है? वो संख्या आपको बतानी है कि वो ऐसी कौन सी संख्या है। बिल्कुल, वो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे पास में? 32, जिनमें तो क्या है? उन अंकों के योग तथा गुणा से क्रमश विभाजित करने पर शेषफल समान रहता है और भागफलों का अंतर 1 आता है, ठीक है ना। और यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 61 से चर्चा करी ली थी पिछली क्लास के अंदर। यही कुछ क्वेश्चन थे जो छोड़े थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। तो ये तो था RS प्रीलिम्स 2013 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके संबंध में क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। अब मिलते हैं किसी नए पेपर के साथ में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। ये सीरीज़ आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जितने भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उनमें ये टॉपिक्स लगते हैं। रेलवे, SSC, GD, CHL, जिनके अंदर भी ऐसे एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स यहाँ से लगते हैं उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।